नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 4 टीमें ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी हैं। बची हुई 2 टीमें आज पूरी संभावना है कि पता लग जाएं कि कौन है जो प्लेऑफ में जाने वाली हैं। तो उसके उसके मुतल्लिक बात करूंगा। कल रात जो दोनों ही महान मैचेस हो गए उनके बारे में बात करूंगा, सवाल जवाब करूंगा और कहानी सुनाऊंगा आपको एक और जबरदस्त लेजेंड की। तो स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले कल रात हुए दोनों मैचेस की बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो गुजरात जायंट्स और यूपी योद्धा का मैच था और कितना 59-23 का उनका स्कोर था। प्रभु की माया है। अब जो टीम आगे पहुंच चुकी है वो जोश के साथ खेलती है, जो टीम आगे नहीं जा रही वो थोड़े कम जोश के साथ खेलती है। बाकी मैच आप लोगों ने देखा है, मैं देख रहा हूं स्कोर कार्ड। गगन गौड़ा 19 पॉइंट, भवानी राजपूत 11 पॉइंट। हो जाता है ऐसा कई बार ऐसा होता है कि बाहर हो चुकी टीम्स ज्यादा जोश के साथ खेलती हैं, कई बार गिव अप कर देती हैं। यूपी योद्धास माइंड नहीं करेंगे। दूसरे मैच में पटना पायरेट से थोड़े बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। कल मैंने बात की थी कि किस तरह जमाना बदल रहा है, टाइम बदल गया है। अब देवांक जैसों का, आशु जैसों का समय है। देवांक ने हालांकि खराब नहीं खेला, 12 पॉइंट लिए, लेकिन तकरीबन सारे मैच में ही यू मुंबा आगे थी। वो तो अंत में एक जो ऑल आउट हो गया उसके चलते जो स्कोर है वो क्लोज आ गया, 6 पॉइंट का डिफरेंस बन गया, तो एक अंक पटना ले गई। वरना यू मुंबा, जिन्हें जीत की ज्यादा शिद्दत से तलाश थी, अजीत के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते वो इस मैच को जीत गए। अब इन दोनों मैचेस के बाद आज के 2 मैचेस हो सकता है कि डिसाइड कर दें कि बची हुई 2 टीम्स जो प्ले ऑफ जाएंगी वो कौन है। कैसे डिसाइड होगा? पॉइंट्स टेबल देखिए, सारा खेल यही है। अब मेरी किताब में यू मुंबा भी तकरीबन क्वालिफाइड है। क्यों? क्योंकि उनके पॉइंट है 66। उनके नीचे है जयपुर पिंक पैंथर्स जो नंबर 6 पे है। तो ये दोनों टीमें तो पहले ही प्ले ऑफ की जोन में हैं। इनको चुनौती कहां से मिलेगी? इनको चुनौती मिलेगी तेलुगु टाइटन से या पुनेरी पल्टन से। अब पुनेरी पल्टन मैक्सिमम जा सकती है 65 पर। 2 मैच पड़े हैं, एक आज खेलना है, एक आपको बाद में खेलना है, तो मैक्सिमम 65 तक जा सकती है। यू मुंबा ऑलरेडी 66 तक है, तो पुनेरी पल्टन यू मुंबा के लिए चुनौती नहीं है। तेलुगु टाइटंस आज अपना आखिरी लीग मैच खेल रही है, वो जीते तो 66 पॉइंट उनके भी हो जाएंगे। लेकिन जरा स्कोर डिफरेंस देखिए, यू मुंबा +24, तेलुगु टाइटंस -52। यानी कि तेलुगु टाइटंस को कम से कम 77-78 पॉइंट से जीतना पड़ेगा यू मुंबा से ऊपर जाने के लिए। फिर उम्मीद करनी पड़ेगी कि यू मुंबा अपने अगले दोनों मैचेस हारे, या जयपुर पिंक पैंथर अपने दोनों मैच हार जाए, और जयपुर आज खेल रही है। तो यू मुंबा के अगले दौर में जाने के आसार जबरदस्त हैं। अब फर्ज कीजिए कि आज का पहला मैच जयपुर और बंगाल के बीच में है। अगर जयपुर जीत गया तो 68 पॉइंट के साथ वो नंबर 5 पे आ जाएंगे। और आखिरी मैच तेलुगु टाइटंस अगर साधारण मार्जिन से भी जीते तो उनके 66 ही पॉइंट रहेंगे, यानी यू मुंबा क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आखिरी मैच आज पुनेरी पल्टन जीती, फिर तेलुगु टाइटन 61 पे ही रहेंगे, फिर यू मुंबा क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि ओवरऑल जो स्थिति है, यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स के अपने हाथ में है। मुंबा ने अपनी जीत कल दर्ज करके अपनी स्थिति अच्छी कर ली है। जयपुर, चलिए काम करते हैं, जयपुर के मैच पे चलते हैं, फिर बात करते हैं। पहला मैच है जयपुर पिंक पैंथर्स और बंगाल वॉरियर्स का। पिछले मैच में आपने जयपुर पिंक पैंथर्स ने बंगाल वॉरियर्स को, सॉरी, बेंगलुरु बुल्स को हराया था। पिछले 5 में से लगातार 3 मैच आप जीते हैं, एक ही हारे हैं। 20 में से 11 मैच जीते हैं, पॉइंट आपके 64 हैं, मैक्सिमम 74 तक जा सकते हैं। आज जीते, नहीं मैंने 68 कहा था, 68 नहीं, आज जीते तो 69 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाइड हो जाएंगे जयपुर पिंक पैंथर। बंगाल वॉरियर्स 20 में से 5 ही मैचों में जीत मिली है, 40 पॉइंट हैं, 50 तक जा सकते हैं, प्ले ऑफ नहीं जा सकते। जयपुर पिंक पैंथर्स आज खेलेगी बंगाल से, जीती थी, उसके बाद खेलेगी दिल्ली से, हारी थी। पर आप आज जीतिए, 69-69 पॉइंट्स के साथ आप अगले दौर में कंफर्म हो जाएंगे। बंगाल वॉरियर्स आज जयपुर से खेल रहे हैं, हारे थे, फिर यू मुंबा से खेलेंगे, हारे थे। अब दोबारा से जरा पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो आपको स्थिति समझ में आएगी। जयपुर पिंक पैंथर्स एक मैच जीतेंगे तो 69, यानी कि तेलुगु टाइटंस भी इन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और
पुनेरी पलटन तो बहुत दूर रह जाएंगे। तो जयपुर आज जीतकर 100% क्वालिफाई कर जाएगी। दूसरे मैच का नतीजा यू मुंबा को प्रभावित करेगा। अगर जयपुर नहीं जीतती है तो फिर मामला ज्यादा रोचक होगा। अगर बंगाल ने टोपी से खरगोश निकाल लिया तो फिर तेलुगु टाइटंस और पुनेरी पलटन दोनों खुश होंगे। कहानी बता दूं आपको मैच की। पहली कहानी यह है कि एक टीम आउट हो चुकी है, बंगाल वॉरियर्स। एक टीम बहुत अच्छी स्थिति में है, जयपुर पिंक पैंथर्स। नंबर 2, चैंपियंस का मुकाबला है भाई। बंगाल चैंपियन रही है, जेपीपी 2 बार चैंपियन रही है। कहानी नंबर 3, मनिंदर अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं, खेलेंगे उम्मीद करते हैं उस टीम के साथ जिनके साथ वो पहली बार चैंपियन बने थे। बैटल्स, आज छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा। बैटल्स नंबर 1, ये सुरजीत और मनिंदर की टक्कर है। 2 अच्छे दोस्त, 2 तगड़े खिलाड़ी। नंबर 2, ये फजल और अर्जुन की टक्कर है। एक राइट रेडर बेहतरीन फॉर्म में है, एक लेफ्ट कॉर्नर फॉर्म ठीक है, चलो बशर्ते खेलें, क्योंकि भरोसा नहीं है वो खेलते हैं कि नहीं खेलते। नंबर 3, एक सांकेतिक बैटल है। मनिंदर एस्टेब्लिश्ड लेजेंड सुपरस्टार रेडर, सीजन 1 में खेले थे, फिर कुछ सीजन नहीं खेले। अर्जुन मौजूदा सुपरस्टार हैं, अभी अभी भारत के लिए खेल के आए हैं। जीत के सूत्र भी जल्दी से बताऊंगा। जयपुर पिंक पैंथर्स नंबर 1, मुझे लगता है कि पहले हाफ में अर्जुन अग्रेसिव रेड करें, लीड मिल जाए तो दूसरे हाफ में फिर बेंच पे बैठें, चोट से खुद को बचाएं, युवा खिलाड़ियों को मौका दें। नंबर 2, मनिंदर पे सुरजीत जाएं डबल थाई होल्ड करने, या और साथ में अंकुश का आई सपोर्ट, यानी कि कॉम्बिनेशन टैकल। बंगाल वॉरियर्स नंबर 1, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपने परिपक्व खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस और देना चाहते हैं या युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं। ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी है, ताकि जो भी खिलाड़ी खेलें वो पूरे मन के साथ खेलें। नंबर 2, अर्जुन को मैच से रखना है बाहर, और ये काम करना होगा फजल को, उन पे डीप डाइव्स लगाकर। एक्स फैक्टर जयपुर के लिए अंकुश, जिनका नाम मैंने अब तक लिया नहीं है, लाजवाब लेफ्ट कॉर्नर हैं। और इधर से नितेश, क्योंकि फजल का भरोसा नहीं, पिछले मैच में नहीं खेले थे, नितेश खेलेंगे राइट कॉर्नर। अच्छा, अब जल्दी से आपको मैं कल पूछे हुए सवाल का उत्तर दे दूं। मैंने पूछा था कि यू मुंबा से जुड़े हुए कम से कम 3 ऐसे कोचेस के नाम बताइए जो किसी न किसी नेशनल टीम के कोच रहे हों। और जब मैं ढूंढने बैठा तो मुझे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 ऐसे कोच मिल गए जो यू मुंबा के साथ जुड़े और किसी न किसी नेशनल टीम के भी कोच रहे। सीजन 1 में उनके कोच थे रवि शेट्टी, जो पिछली एशियन गेम्स में थाईलैंड के कोच थे। सीजन 2-3 में उनके चीफ कोच थे ई भास्करन साहब, जो 2022 एशियन गेम्स में भारत के कोच थे। फिर उनके कोच रहे गुलाम रेजा मजंदरानी, जो ईरान के कोच रहे हैं। गुलाम रेजा साहब से पहले और बाद में रहे हैं संजीव बालियान उनके कोच, वो भी 2022 एशियन गेम्स में भारत के कोच थे। और गुलाम रेजा के साथ पिछले सीजन में असिस्टेंट कोच थे केसी सुतार साहब, वो 2016 वर्ल्ड कप में ईरान के कोच थे। तो 5 ऐसे कोच यू मुंबा के साथ जुड़े जो किसी न किसी नेशनल टीम में जुड़े। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए, कीरा, दिनेश, शाताब, समीर, प्रीतिश। यू मुंबा मुंबई जाके वड़ा पाव खाइए, पाव भाजी बहुत बढ़िया होती है, मुझे बताना कैसी लगी। आज का सवाल आपसे पूछ लेता हूं। अब चूंकि मैं गुजरात में हूं कुछ दिन के लिए, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, मैंने बच्चन साहब को कहते सुना था, अभी मैं आ गया हूं कुछ सालों बाद, क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे। और गुजरात से एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप खेलने वाले एक खिलाड़ी का नाम बताइए, कबड्डी वाले का। गुजरात का एक खिलाड़ी जो कबड्डी का एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप खेला है, नाम बताइए नीचे कमेंट्स में। मैं आता हूं दूसरे बहुत रोचक बड़े महत्वपूर्ण मैच में। उससे पहले प्रभु लोग, एक्सचेंज 22 की ऐप तो आपके पास होगी, नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें आपने करना क्या है, इसमें टीम्स नहीं बनानी, इसमें आपने खिलाड़ियों के शेयर खरीदने हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर लेते हैं, एक कंपनी का शेयर चाहे 100 ले लो, चाहे 100 बेच दो, वैसे ही एक्सचेंज 22 पे आप खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। वो पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी। हर एक खिलाड़ी के सामने उसका एक दाम लिखा होगा। अगर आपको लगता है कि वो उस रेट से ज्यादा पॉइंट कमाएगा तो उसे खरीदिए, अगर आपको लगता है कि इतने पॉइंट से कम पॉइंट कमाएगा तो उसका शेयर बेच दीजिए। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा आपका प्रॉफिट। पर अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं। अब दूसरे मैच की बात करता हूं। पुनेरी पलटन के सामने हैं तेलुगु टाइटंस। अब अगर तो पहले मैच में जेपीपी जीती तो पुनेरी पलटन और तेलुगु टाइटंस दोनों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा भाई। लेकिन फर्ज कीजिए अगर जेपीपी हारती है,
तो जेपीपी के पॉइंट होंगे 64, मैक्सिमम 65, है ना। अब जेपीपी का स्कोर डिफरेंस है 54, तेलुगु टाइटंस का स्कोर डिफरेंस है -52 और पुनेरी पल्टन का स्कोर डिफरेंस है +63। अगर पुनेरी पल्टन जीती आज तो वो दौड़ में बने रहेंगे बशर्ते जेपीपी हारे, क्योंकि अगर जेपीपी जीत गई तो पुनेरी पल्टन फिर अगले दौर में नहीं जा पाएगी। अगर जेपीपी जीती तो तेलुगु टाइटंस को जीतना जरूरी हो जाएगा बड़े मार्जिन से, ताकि आप यू मुंबा को स्कोर डिफरेंस पे पीछे छोड़ पाएं। तो अगर जेपीपी जीतती है तो मेरे गणित के हिसाब से फिर यू मुंबा भी क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि फिर अगर जेपीपी जीती तो टाइटंस को 77-78 पॉइंट से मैच जीतना पड़ेगा यू मुंबा को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए। तो पुनेरी पल्टन तेलुगु टाइटंस दोनों आज पहले तो ये प्रार्थना करें कि पहला मैच बंगाल वॉरियर्स जीते, ताकि एक टीम तो रहे जिसको ये पीछे छोड़ सकें। दोनों के लिए स्थिति ऐसी है कि अपने हाथ में इनके कुछ नहीं है, मेरे हाथ में है आपको इस मैच की तस्वीर बताना। पुनेरी पल्टन 20 में से 8 मैच जीती है और कहां से कहां इनकी फॉर्म आई, ये एक बहुत ही दुखद सीजन उनके लिए रहा है। पॉइंट है आपके 55, मैक्सिमम जा सकते हैं 65 तक। यू मुंबा 66 तक पहुंच गई है, तो यू मुंबा का तो आप बीट कर नहीं सकते, सिर्फ जेपीपी को बीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यह दुआ करनी है कि जेपीपी अपने दोनों मैच हारे और दोनों में से एक एक पॉइंट भी ना ले। आपके अपने हाथ में नहीं है आगे जाना। पिछले मैच में आप पटना पायरेट से हारे थे, अगर वो जीत जाते तो फिर आपके अपने हाथ में होता अगले दौर में जाना। पटना ने आपको 37-32 से हराया था। तेलुगु टाइटंस भी पिछले मैच में पटना से हारे थे 41-37 से। अब तेलुगु टाइटंस में बार बार ये बात रिपीट करता हूं, 2-3 हफ्ते पहले नंबर 2 पे घूम रहे थे, अचानक से मैच हारने लगे। पिछले 5 में से एक ही मैच जीते हैं। इनफैक्ट जब पवन बाहर हुए तो आप लगातार जीत रहे थे, फिर बाद में हारने लगे। तो कुछ विचित्र हुआ है, मतलब समझ से बाहर है दोनों टीम की फॉर्म। पॉइंट है आपके 61, आज आपका आखिरी मैच है, जीते और बड़े 78 पॉइंट से जीते, जो नहीं होगा, मतलब नहीं होगा 78 पॉइंट से पुनेरी पल्टन के खिलाफ जीतना नहीं होगा। तो सिर्फ यही है कि दोनों टीमें ये कामना करें कि जेपीपी हार जाए, ताकि उनके पास एक आउटसाइड चांस बचा रहे अगले दौर में जाने का। 21 में से 11 मैच जीते हैं तेलुगु टाइटंस ने। पुनेरी पल्टन आज खेल रहे हैं तेलुगु टाइटंस से, पिछला मैच हारे थे। आखिरी मैच खेलेंगे तमिल तलाइवास से, उनसे भी हारे थे। टाइटंस का आज आखिरी लीग मैच है जो पुनेरी पल्टन से है और उनसे आप जीते थे। कहानी इनकी स्थिति कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। स्टोरीज नंबर 1 स्टोरी तो यह है कि दोनों की क्वालिफिकेशन पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और जेपीपी के मैच के बाद समझ में आएगा कि दोनों में से किस टीम के आगे जाने के आसार रहेंगे या गिरेंगे, कुछ नहीं पता। नंबर 2, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये दोनों ऐसी टीम्स हैं जो इस सीजन में बेहतरीन शुरुआत करने के बाद अपना रास्ता भटक गई। पुनेरी पल्टन तो टॉप 3-4 में बने हुए थे, तेलुगु टाइटंस नंबर 2 तक पहुंच गए थे, अचानक से ये टीम्स मैच हारने लगी और प्लेऑफ में जाना इनका कठिन हो गया। नंबर 3, एक तरफ हैं प्रो कबड्डी जीत चुके कोच यानी के हुड्डा, और सामने है प्रो कबड्डी जीती हुई टीम पुनेरी पल्टन डिफेंडिंग चैंपियन। बैटल कहां है? नंबर 1, पवन बनाम अमन, ये दोनों इकट्ठे भी खेले हैं बेंगलुरु बुल्स में और राइट रेडर के सामने लेफ्ट कॉर्नर है। नंबर 2, एक बड़ी बैटल देखें तो पुनेरी पल्टन के रेडर और तेलुगु टाइटंस के कॉर्नर्स, अच्छी बैटल होगी। जीत के सूत्र जल्दी बताता हूं। पुनेरी पल्टन डिफेंस आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। आप चाहें तो राइट कॉर्नर दादा सो से शुरुआत करवाइए। गौरव खत्री पिछले मैच में पिछली बार पवन के खिलाफ बहुत स्ट्रगल करते नजर आए थे। मोहित गोयत, कोशिश कीजिए कि 5-2 की फॉर्मेशन आप निभाइए, यानी डिफेंस का साथ दीजिए। नंबर 2, पंकज आकाश इन टैंडम रेड करें, लेफ्ट राइट करके क्विक रेड करें, अग्रेसिव रेड करें, विरोधी टीम के कॉर्नर्स पे प्रेशर डालें। टाइटंस क्या करेंगे? नंबर 1, डिफेंस में करना है आपने अग्रेसिव स्टार्ट, कॉम्बिनेशन टैकल कीजिए पुनेरी पल्टन के स्पीडी रेडर्स पे। नंबर 2, उतना ही अग्रेशन दिखाइए रेडिंग में। पवन मैट पे रहें, अगर डुओ डाई रेड करने की नौबत आती है तो आशीष चाहें, लेकिन ओवरऑल रेडिंग में अग्रेशन बना के रखें, यानी कि मैच फायर विद फायर। पुनेरी पल्टन स्पीड से मैच खेलते हैं, उनको स्पीड से बीट कीजिए। एक्स फैक्टर, पुनेरी पल्टन की तरफ से कॉर्नर कवर की जोड़ी है अमन और अविनेश,
बड़ा कीमती आपका रोल होगा और आपके सामने है पवन। बहुत बड़ा जीत का सूत्र आपके हाथ में है। अब आपको बता देता हूं कि Exchange22 की ऐप पे कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं। पहले मैच में अर्जुन देशवाल, सुरजीत जरूर ले लीजिए। साथ में मनिंदर और नितेश को ले लीजिए बंगाल वॉरियर से। दूसरे मैच में पंकज और अभिनेश को ले लीजिए पुनेरी पल्टन से, और पवन और कृष्ण ढुल को ले लीजिए तेलुगु टाइटन से। ये मेरी अपनी सोच है, आप कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और जाते जाते आपको कहानी सुनाता हूं कबड्डी के एक और सुपरस्टार पूर्व कैप्टन की। नाम है शांताराम जाधव। अब शांताराम भाऊ, जैसे कि उनके जूनियर उनको कहते हैं, पुणे में एक दो बार मैंने इनके दर्शन किए थे। तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार, गुड लुकिंग हैंडसम यंग मैन मतलब काफ़ी, अब तो उनकी उम्र हो गई है, 70 के आसपास मेरा ख्याल उनकी आयु होगी, बट ही इज़ गुड लुकिंग हैंडसम मैन। पुणे के पास ही इनका जन्म हुआ था। और इनके साथी मुझे बताते हैं कि जब ये खेला करते थे तो काफ़ी फैन फॉलोइंग थी इनकी, शांताराम भाऊ की शांताराम जी स्कूल में थे तो कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। कबड्डी मिली इनको विरासत में, क्योंकि परिवार का माहौल कबड्डीमय था। इनके बड़े भाई भी नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर रहे हुए हैं। तो कबड्डी इनके लिए एक स्वाभाविक खेल था। उसके बाद शनै शनै आप स्टेट लेवल पे आए, नेशनल्स आपने खेलने शुरू किए। वही मिड 70s में, जो मैंने कल कहानी सुखी बराड़ साहब की सुनाई थी, उन्हीं के दौर पे इन्होंने महाराष्ट्र के लिए खेलना शुरू किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए खेलना शुरू किया। और तब महाराष्ट्र का उत्थान हो रहा था। महाराष्ट्र एक तगड़ी टीम थी जो नेशनल्स के टॉप 4 में तो ज़रूर पहुंचती थी। और शांताराम जी फिर नेशनल से भारतीय टीम में आते हैं। राइट कॉर्नर खेलते थे और लंबे कद के खिलाड़ी होने के बावजूद कॉर्नर बड़ा अच्छा खेलते थे और रेड भी साथ में करते थे। वो ऑलराउंडर्स का ज़माना था। बाद में भारत के कैप्टन भी बने। इनफैक्ट जो एशियन चैंपियनशिप हुई या जो विदेशी टूर हुए, उसमें शांताराम जी भारत के कैप्टन भी रहे हैं। 1980 में, मेरे जन्म के 1 साल पहले, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद शांताराम जी अब कोचिंग भी करते हैं। एक बात और इनके बारे में मुझे विख्यात पता चली, ही वॉज वेरी कंपेटिटिव। मान लीजिए कोई स्टेट लेवल कंपटीशन हो रहा है, उसमें किसी क्लब ने इनके क्लब को हराया था पहले, तो ही विल मेक श्योर कि वो क्लब उन्हीं के पूल में हो ताकि मैं उनको दोबारा से हरा सकूं। बहुत कंपटीशन की भावना शांताराम जी के मन में थी, तभी तो फिर इतने बड़े, इतने लेजेंड कबड्डी प्लेयर बनते हैं। कैसी लगी आपको शांताराम जी की कहानी, नीचे बताइए। और साथ में उस एक कबड्डी प्लेयर का नाम बताइए जो है गुजरात से और भारत की जर्सी में वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स खेला है। और साथ में ये भी बताइए कि क्या आज बचे हुए 2 स्थान फिल हो जाएंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।